हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। अब आप सोच रहे होंगे ये साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर रिलेशनशिप कहाँ से आ गया। ठीक है, ये तो हमारा सोशियोलॉजी का पार्ट होना चाहिए, बट रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ हमारा सोशल रिलेशनशिप नहीं होता है। हम जैसे पर्सनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बात करते हैं, तो उन्हीं प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर हमारे एक टाइप आएगा थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, यानी कि एक ऐसा रिलेशन जो कि नर्स और पेशेंट के बीच में बनाया जाता है थेरेपेटिक पर्पस से, यानी कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के पर्पस से बनाया जाता है और ट्रीटमेंट हो जाने के बाद उस रिलेशन को खत्म कर दिया जाता है। एज यूजुअली क्या होता है, हमारे जो रिलेशन एक बार बन जाते हैं वो जल्दी खराब नहीं होते जब तक उनके अंदर कोई भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ जाए। ठीक है, बट ये रिलेशन ऐसा रिलेशन है कि इसमें सब कुछ सही होने के बावजूद भी हमें भी अल्टीमेटली उस रिलेशनशिप को खत्म करना पड़ेगा और एक बाउंड्री बना के रखनी होती है। तो इन सब चीजों को डिटेल में समझते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, फेजेस कितने होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है इसका। फिर उसके बाद जो दूसरा मेजर पार्ट होगा हमारी इस वीडियो का, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर हम समझेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है, डेफिनेशन सबसे पहले तो, फिर एलिमेंट समझेंगे, देन फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन, क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं या क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, बैरियर्स के बारे में जानेंगे। बैरियर्स को ही थेरेपेटिक इम्पासेस भी बोला जाता है। ठीक है, इस नाम से ज्यादातर पूछा जाता है अगर एग्जाम में आता है तो, थेरेपेटिक इम्पासेस। आप एक नोट्स में सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखते जाना, तो ज्यादा आपको हेल्प होगा, याद रखने में आसानी होगी। थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होता है? इट इज अ प्रोफेशनल बॉन्ड बिटवीन अ नर्स एंड पेशेंट। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि नर्स और पेशेंट के बीच में एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप या बॉन्ड बनाना, जिससे कि क्या किया जा सके, प्रमोट किया जाए पेशेंट की जो हेल्थ है, उसकी रिकवरी प्रमोट और ज्यादा फास्ट की जा सके, उसको ठीक किया जा सके। ठीक है, ये बेस्ड होता है हमारा ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, एम्पैथी और इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे। ये सोशल रिलेशनशिप से थोड़ा सा अलग होता है। थेरेपेटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, इसके एक स्पेसिफिक गोल है। जैसे पेशेंट को क्या करना है, हमें उसको अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उससे हमें उसको कोप अप कराना है, उससे ठीक कराना है जो भी प्रॉब्लम है उससे। तो बस ये रिलेशन इसी पर्पस से बनाया जाता है, मेन फोकस रहता है, गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप ये रहता है। अगर सिंपल डेफिनेशन आप याद करना चाहते हो एग्जाम के लिए तो आप ये याद कर सकते हो, सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट इन विच द नर्स असिस्ट द पेशेंट टू अटेन पॉजिटिव बिहेवियरल चेंजेस। क्योंकि साइकोलॉजी है तो यहाँ पे क्या होगा, बिहेवियरल चेंजेस सामने है और हमें हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव चीज की तरफ अट्रैक्ट होना है। तो पॉजिटिव बिहेवियरल चेंजेस लाने के लिए जो भी जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं नर्स और पेशेंट के बीच में, जिसके अंदर नर्स असिस्ट करती है पेशेंट को कि वो एक पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज लाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिलेशनशिप आर गोल डायरेक्टेड, यानी कि इसका एक पर्टिकुलर गोल रहता है कि हमें इस पेशेंट को यहाँ से, इसकी जो स्टेट है इससे हमें वापस से नॉर्मल स्टेट में लाना है, जितना भी मोस्ट प्रोबेबल वहां पे पॉजिटिव हम ला सकेंगे वहां तक उसे लेके जाना है। फोकस्ड ऑन नीड्स ऑफ द पेशेंट, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो भी रिलेशन है ये मेनली फोकस होता है पेशेंट की नीड्स पे, ये पेशेंट की क्या जरूरतें हैं, ये पूरा प्लान्ड रहता है, यानी यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। टाइम लिमिटेशन होता है कि हाँ इतने ही मिनट हम एक पेशेंट को दे सकते हैं, और ये प्रोफेशनल होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जगह नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है कि हमें अपने इमोशंस को और कोई भी पर्सनल चीजों को या यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना है, पेशेंट के साथ में ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना है, ज्यादा पर्सनल नहीं चले जा। कंपोनेंट्स, अब मेनली क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, सबसे पहला तो ट्रस्ट। हमें पेशेंट के अंदर ऐसा अपने प्रति ट्रस्ट बनाना पड़ेगा कि हाँ पेशेंट अपनी सारी बातें हमें कॉन्फिडेंटली
बता सके और उसे एक हमसे होप होनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं इनको ये बातें बता रहा हूँ तो ये किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा और हमको जो भी हमारा ट्रीटमेंट है या हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट फिर होता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट यानी कि रिकॉग्नाइजिंग द पेशेंट डिग्निटी, फीलिंग एंड राइट्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, पेशेंट की जो भी फीलिंग है उसको समझना है, उसकी रिस्पेक्ट करना है। वहाँ पे उसका कोई भी अपना पर्सनल ओपिनियन हमें वहाँ पे नहीं रखना है। जैसा भी पेशेंट की फीलिंग्स है, उसके जो भी राइट्स हैं उनको समझना है और उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट एम्पैथी। एम्पैथी यानी कि समझना थोड़ा सा पेशेंट के बारे में और उसको मतलब थोड़ा सा इमोशनली सपोर्ट करना, तो ये एम्पैथी के अंदर आएगा। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट की फीलिंग्स को समझना और उसका जो भी पर्सपेक्टिव है उसको समझना। यहाँ पे कोई भी जजमेंट हमें नहीं करना होता है कि नहीं यार तुम ये गलत सोचते हो या गलत मानते हो, ऐसा कुछ भी उससे नहीं बताना है या वहाँ पे अपनी पर्सनल राय हमें नहीं देनी है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल इंटीमेसी, यानी कि शेयरिंग अ पर्सनल इंफॉर्मेशन ओनली इफ इट बेनिफिट्स द पेशेंट, यानी कि एक हमें प्रोफेशनल बाउंड्री बना के रखनी है कि जो भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है हम उसे ना बताएं और उसमें जो हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन दी है अपनी पेशेंट ने वो हम किसी और से ना बोले या अपने सीनियर से बता सकते हैं। मान लो वहाँ पे अगर हमें कोई हेल्प होगी उसको बताने से, वो हमें गाइड करेंगे कि नहीं आपको ऐसे करना चाहिए। जो भी चीजें हैं तो हम सीनियर से, डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से शेयर कर सकते हैं, बट ऐसे जनरल वे में नहीं कि एक पेशेंट की बातें दूसरे पेशेंट को बता देना, ये नहीं करना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट फिर पावर। पावर यानी कि एक्नॉलेजिंग दैट द नर्स हैज मोर नॉलेज एंड यूजिंग इट रिस्पॉन्सिबली। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा हमें पावर अपना बना के रखना है कि पेशेंट समझे कि हाँ इनको नॉलेज है और ये हमारी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और ये हमारी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है थेरेपेटिक यूज ऑफ सेल्फ। थेरेपेटिक यूज ऑफ सेल्फ यानी कि द नर्स यूजेस देयर पर्सनालिटी, इंसाइट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स टू एस्टैब्लिश अ हीलिंग कनेक्शन। यानी कि इसके अंदर क्या करना है कि जो नर्स होती है वो अपनी पर्सनल जो भी उसकी पर्सनालिटी है, इंसाइट्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, उनको एक एस्टैब्लिश करती है एक अच्छा हीलिंग कनेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट फिर हम फेजेस ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप समझते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप ध्यान देना इस पे। तो फेजेस क्या रहते हैं, मेनली हमारे पास 4 फेजेस होते हैं। एक तो प्री ओरिएंटेशन, यानी कि इस फेज में नर्स सिर्फ अकेले होती है, यहाँ पे वो अभी तक पेशेंट से नहीं मिलती है। ठीक है। फिर होता है सेकेंड फेज ओरिएंटेशन फेज, यानी कि इसके अंदर क्या है, पेशेंट और नर्स मिलते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज ले रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में, या मेनली नर्स पेशेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट कर रही होती है। फिर उसके बाद आता है वर्किंग फेज। वर्किंग फेज, ठीक है, इसको अभी हम लोग डीप में समझते हैं। वर्किंग फेज में मेन हमारा काम होता है कि पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना। ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज यानी कि एक लास्ट फेज होता है कि ठीक है चलो अब हम लोग आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, उससे पहले एक बार उनसे पूछा जाता है कि आप और कुछ मुझसे बात बताना चाहते हो और कुछ शेयर करना चाहते हो, इस तरह से। ठीक है। तो ये 4 फेज मेनली रहते हैं। पहला प्री ओरिएंटेशन फेज। प्री ओरिएंटेशन फेज में क्या आता है, ये बिगिन होता है व्हेन द नर्स इज असाइंड टू द पेशेंट, यानी कि हर पेशेंट को एक पर्टिकुलर नर्स असाइंड होती है ना, या नर्स को पेशेंट असाइंड होते हैं। तो अब यहाँ से ये फेज शुरू हो जाता है कि हाँ नर्स के पास इंफॉर्मेशन आ गई कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट आएगा। अब वहाँ पे क्या चालू होगा, फेज ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इन विच द पेशेंट इज एक्सक्लूडेड एज ए एक्चुअल पार्टिसिपेंट, यानी कि ये ऐसा फेज है जिसके अंदर क्या है, पेशेंट नहीं होता है बट सिर्फ नर्स होती है और यहाँ पे पेशेंट का कोई भी एक्चुअल पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। नर्स फील सर्टेन डिग्री ऑफ एंजाइटी। अब क्या है, नर्स के पास कोई नया पेशेंट आ रहा है तो उसके अंदर थोड़ा सा एंजाइटी होती है। ठीक है। इंक्लूड्स ऑल ऑफ व्हाट द नर्स थिंक्स डज बिफोर इंटरेक्टिंग विद द पेशेंट, यानी कि इसमें क्या है, जो भी चीजें नर्स करती है, सोचती है पेशेंट से मिलने से पहले, वो सारा हमारा प्री ओरिएंटेशन फेज के अंदर आता है। जैसे यहाँ पे टास्क क्या होता है मेजर, डेटा गैदरिंग, यानी कि जो भी पेशेंट की फाइल है, जो भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं
उनके हिसाब से डेटा कलेक्ट करना, प्लानिंग करना पहले इंटरेक्शन की। मेजर टास्क इज टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। यहाँ पे क्या है, मेन टास्क क्या है, सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करना। यानी कि मान लो हो सकता है कि पेशेंट ऐसा है, थोड़ा सा एग्रेसिव पेशेंट है, उसे कोई चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसे गुस्सा आता है, या किसी का नाम सुनकर, किसी के बारे में बात करके, ऐसा होता है कुछ पेशेंट्स के साथ में। तो उनकी इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करना, और ऐसे हमें पता चल जाएगा तो अब हम उसके सामने ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। या फिर मान लो उसे रूम के अंदर कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज है जिससे देख के गुस्सा आता है, तो उस चीज को वहां से हटा देंगे। मतलब एक प्रॉपर यहाँ पे इंटरेक्शन के लिए पूरा एक रूम को स्टैब्लिश करना, पेशेंट के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करना और खुद को भी प्रिपेयर करना। नेक्स्ट पे होता है ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज के अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे मेनली क्या होता है, पहली बार पेशेंट और नर्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मेन पैरामीटर क्या रहता है कि अब यहाँ से रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। अब स्टार्ट होता है तो यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, एक दूसरे के बारे में लोग दोनों जानते हैं। नर्स बिगिंस टू नो अबाउट द पेशेंट। अब नर्स धीरे धीरे करके, मतलब सबसे पहले पेशेंट है, थोड़ा अगर वो घबराया हुआ रहेगा तो वो इनिशिएट नहीं करेगा, तो नर्स को इनिशिएट करना है। यानी कि पहले वो खुद के बारे में बताएंगे कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं इस पोस्ट पर हूँ, आप आज मुझसे बात करने आए हो, आप ऐसे, मतलब बेसिक चीजें शुरुआत होगी वहां पे। टास्क इंक्लूड्स एस्टेब्लिशिंग रैपोर्ट, डेवलपिंग ट्रस्ट, असाइन असेसमेंट, ठीक है। यानी कि मेन यहाँ पे टास्क क्या रहेगा, रैपोर्ट बिल्ड करना, यानी कि एक रिस्पेक्ट बिल्ड करना और एक ऐसी बाउंड्री बिल्ड करना जिसमें पेशेंट कंफर्टेबल हो सके। अब उससे इतना प्यार से बात करना और थोड़ा सा फ्रेंडली होकर बात करना, ताकि वो अपनी बातों को खुलकर बता सके। एक उसके अंदर ये ट्रस्ट हमारे लिए डेवलप हो सके कि हाँ ये हमारे लिए हेल्प कर सकते हैं। असेसमेंट करना यहाँ पे मेनली नर्सिंग डायग्नोसिस का यहीं पे किया जाता है। मेजर टास्क इज टू डेवलप अ म्यूचुअल एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि यहाँ पे मेन टास्क क्या रहता है कि बेसिक रैपोर्ट डेवलप कर लेना, एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर लेना कि पेशेंट यहाँ पे ओपनली आपसे बातें कर पाए कि हाँ ठीक है, आप क्या करते हो, आप कहाँ पे घूमने गए लास्ट टाइम, आपको क्या करना अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे करके बातें करेंगे तो पॉजिटिव पेशेंट भी हो जाएगा और वो भी अपने इंटरेक्शन शुरू कर देगा, बातें करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट फिर होता है वर्किंग फेज, ठीक है। थर्ड फेज होगा वर्किंग फेज। अब थर्ड फेज के अंदर क्या आता है, इट इज हाईली इंडिविजुअलाइज्ड, मोर स्ट्रक्चर्ड देन ओरिएंटेशन फेज। अब यहाँ पे क्या होता है, ये फेज अलग अलग कैटेगरी के पेशेंट्स के लिए अलग अलग हो सकता है और यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। ओरिएंटेशन फेज की तरह ही नहीं कि मतलब नॉर्मली बातें नहीं होती, यहाँ पे थोड़ा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट चलता है। ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट और मोस्ट प्रोडक्टिव फेज होता है, ये सबसे लंबा चलने वाला फेज होता है और इसके अंदर मेन जो होता है रिलेशनशिप और जो मेन हमारा पर्पस होता है वो यहीं से निकल कर आता है, ठीक है। नर्स पेशेंट रिलेशन लिमिट सेटिंग इज एम्प्लॉयड, टास्क इंक्लूड्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे क्या है, हमने ओरिएंटेशन फेज के अंदर क्या करते हैं, हम डायग्नोसिस करते हैं, वर्किंग फेज के अंदर हम करते हैं प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे मेजर टास्क रहेगा आइडेंटिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ पेशेंट प्रॉब्लम, यहाँ पे पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट फिर आएगा टर्मिनेशन फेज, लास्ट फेज होगा टर्मिनेशन फेज। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर सेकंड फेज कौन सा होता है या लास्ट फेज कौन सा होता है, फर्स्ट फेज कौन सा होता है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। टर्मिनेशन फेज के अंदर क्या है, अब धीरे धीरे करके हम बातों को कम करेंगे और एंड पर पहुंचेंगे। इट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, इट इन्वॉल्व्स फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी, फियर और लॉस। अब यहाँ पे जब हम किसी से भी अलग हो रहे होते हैं तो वहाँ पे पेशेंट के अंदर थोड़ा सा एंजाइटी आएगी, थोड़ा सा उसे फील होगा कि अरे अभी तक मैं इतना अच्छे से बात कर रहा था, अभी उससे बात नहीं करने वाले, ये विचार है। इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन दी ओरिएंटेशन फेज, ठीक है। यानी कि इसको हमें ओरिएंटेशन फेज के अंदर ही बता देना है पेशेंट से कि हाँ हम लोग इतनी बातें करेंगे, इतनी देर तक बातें करेंगे, फिर हम अलग हो जाएंगे। टास्क इंक्लूड्स इवैल्यूएशन, यहाँ पे मेनली क्या है, इवैल्यूएशन करना है। मेजर टास्क इज टू असिस्ट द पेशेंट रिव्यू व्हाट हैज बीन लर्न एंड टू ट्रांसफर
his learnings to his relationship with others। यानी कि यहाँ पे मेन टास्क क्या रहता है, एक बार क्विक रिव्यू कर लेना कि हमने जो भी वर्किंग फेज और जो भी ओरिएंटेशन फेज के अंदर बातें की थी उसे एक क्विक रिव्यू करना, और वहाँ पे हमें जो भी पेशेंट को गाइड किया, जो भी उसने लर्न किया उसको एक बार रिव्यू करवा देना, और ताकि उसने जो भी नया सीखा है उसे याद आ जाए और वो अपना जो भी जगह पे है वहां पे वो अप्लाई कर सके। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसकी इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहला तो बिल्ड करता है ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, हेल्प्स इन एक्यूरेट असेसमेंट एंड इंडिविजुअलाइज्ड केयर, enhances adherence to treatment, promotes emotional well-being, ठीक है, encourages patient autonomy and self-care, essential for ethical and professional practices। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंस रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे इस लेक्चर का कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आप बेसिकली जानते होंगे कि हमारा वो मेथड जिससे हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, थॉट्स हैं, वो हम किसी और को समझा सकते हैं, तो वो कितना इफेक्टिव हम उसे समझा पा रहे हैं, यही हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है। अगर बहुत ज्यादा अच्छे से हम किसी से इंटरेक्ट कर पाते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी हैं, और अगर नहीं इंटरेक्ट कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि उनको इंटरेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बात ही नहीं कर पाते, इनिशिएट ही नहीं कर पाते, तो वो चीज होती है, ये दो चीजें होती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स रेफर टू द एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड इमोशंस इफेक्टिवली बिटवीन इंडिविजुअल्स, यानी कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, थॉट्स हैं, जो भी इमोशंस है, वो हम इफेक्टिवली किसी को समझा सके। In nursing, effective communication is vital to ensure that care is understood, needs are expressed and trust is built in between nurse and patient। अब नर्सिंग के अंदर क्यों हमें कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव होंगी तो उसमें हम समझ पाएंगे कि हम जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो पेशेंट के लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल है, उसे समझा सकेंगे और खुद भी पेशेंट की बातों को समझ सकेंगे, उसकी जरूरतों को समझ सकेंगे, और एक ट्रस्ट हम बिल्ड कर पाएंगे नर्स और पेशेंट के रिलेशन में। एलिमेंट्स, मेन कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स जो होते हैं वही यहाँ पर है कि सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक और कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो सेंडर मतलब जो भी इंडिविजुअल है, जैसे मान लो यहाँ पे स्टूडेंट है सेंडर, या फिर लेक्चरर है सेंडर। ठीक है, अब कोई मैसेज है, कोई चैट है, या कोई टॉपिक है जिसको हम समझा रहे हैं तो वो मैसेज हुआ। अब चैनल यानी कि कोई भी एक तरीका, जैसे कि अभी यहाँ पर हम क्या है यूट्यूब से आपको पढ़ा रहे हैं, पीपीटी के फॉर्म में हम बता रहे हैं, चीजों को रिकॉर्ड करके आपको समझा रहे हैं, तो ये चैनल है। यूट्यूब क्या कर रहा है, एक चैनल की तरह एक्ट किया, यानी कि सेंडर मैं हुआ, मेरा ये जो भी पीपीटी लेक्चर है ये मैसेज है, चैनल यूट्यूब हो गया, रिसीवर आप हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एलिमेंट्स चलते हैं। अब फिर उसके बाद फीडबैक यानी कि आपके कमेंट्स। ठीक है, आपने जो भी कमेंट्स आप करते हो उससे मुझे फीडबैक मिलता है, हाँ कि ठीक है मेरी वीडियोस इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। और कॉन्टेक्स्ट यानी कि जिस भी मीडियम के अंदर ये सारी बातें हो रही हैं, एक प्रॉपर मीडियम होगा ना, एक इन्वायरमेंट होगा, कोई सिचुएशन होगी, उसे हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। इसको ना भी इंक्लूड करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इन्हीं दो चीजों मतलब इन्हीं 5 चीजों पर रिलाई कर सकते हो। ये तो मेनली आप इन्हीं 5 चीजों को याद रखो, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक। ठीक है, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, यानी कि हम कुछ बोलकर या कुछ लिखकर हम किसी को समझा रहे हैं, इसके अंदर क्या है टोन आती है, स्पीड और वॉल्यूम भी इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होगा, हमारे जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जेस्चर है, पोस्चर है, आई कांटेक्ट है, टच की वजह से जो भी मतलब हम बोल और लिखकर छोड़कर बाकी जिस भी तरीके से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। ये फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, पोस्चर के थ्रू, ठीक है, आई कांटेक्ट के थ्रू, ये सारा हमारा आएगा। ऑफन मोर पावरफुल देन वर्ड्स। ठीक है, ये वर्ड्स से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन,
ये भी एक टाइप है। ठीक है, ये क्या है, एक पर्पसफुल और गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होती है। टेक्निक इंक्लूड्स एक्टिव लिसनिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, रिफ्लेक्शन और क्लैरिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के अंदर कुछ टेक्निक्स होती हैं। मेनली क्या क्या, एक्टिव लिसनिंग यानी कि ध्यान से हमको सुनना है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं कि हाँ आंसर सीधा पेशेंट यस और नो देकर बाहर ना निकल सके, उसे थोड़ा फंसा के रखना है ताकि वो डीपली समझाए हमें, और रिफ्लेक्शन करते रहना है यानी कि पेशेंट जो हमें कह रहा है उसको दोबारा से रिपीट कर देना, रीस्टेट कर देना, ताकि पेशेंट जो है वो मतलब कंफर्म कर सके कि हाँ जो चीज हमने बोली वो ठीक है या नहीं है। क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाई करना, वही रिपीट कर कर क्लैरिफाई करना। अब फिर आती है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारे जो भी प्रोफेशनल सेटिंग्स होती हैं वहां पर यूज किया जाता है, ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस के अंदर। और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो हमारा यूज किया जाता है कैजुअल इंटरेक्शन में, शादी ब्याह ऐसे पार्टी वगैरह में कहीं भी मिलेगा आदमी तो इनफॉर्मल तरीके से ही बात करेगा। नेक्स्ट फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर फोन, कंप्यूटर, ये सब चीजें आएगी। नेक्स्ट फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन। अब फैक्टर्स क्या क्या कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तो फिजिकल फैक्टर्स, यानी कि कोई भी बीमारी हो, कहीं पे पेन हो रहा हो या सेंसरी इम्पेयरमेंट हो, उसकी वजह से इम्पैक्ट होगा कम्युनिकेशन पे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, एंजाइटी, इमोशंस, मेंटल स्टेट, इसकी वजह से। सोशल या कल्चरल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, लैंग्वेजेस, बिलीव्स और कल्चरल नॉर्म्स की वजह से भी कम्युनिकेशन के अंदर इफेक्ट पड़ सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मान लो आसपास में बहुत ज्यादा नॉइस हो या फिर प्राइवेसी ना हो ठीक से, तो इंसान नहीं ओपनली बात कर पाएगा। पर्सनल फैक्टर्स जैसे कि वैल्यूज, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, ये भी मतलब कि इंसान का क्या वैल्यू है, ठीक है, मतलब उसके लिए किस चीज की वैल्यू है, उसका एटीट्यूड कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, ये भी अफेक्ट करता है। ठीक है, ये रिपीट हो गया है, रिपीट कर लेना। और भी आप इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट फिर अब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। मेन क्या है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। थेरेपेटिक इम्पैसेस करके कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अब इस पे ध्यान देना। थेरेपेटिक इम्पैसेस, ठीक है, थेरेपेटिक इम्पैसेस रेफर्स टू ब्लॉकेज और ब्रेकडाउन इन द थेरेपेटिक रिलेशनशिप व्हेन कम्युनिकेशन बिकम्स इनइफेक्टिव। यानी कि थेरेपेटिक इम्पैसेस या फिर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब है कि हमारी बातचीत, जो भी थेरेपेटिक रिलेशन चल रहा था उसके बीच में ब्रेकडाउन हो जाना, ब्लॉकेज हो जाना, जिससे कि वो अब इफेक्टिव नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो मेनली कॉमन बैरियर्स क्या क्या रहते हैं, लैंग्वेज डिफरेंस की वजह से हो सकता है, यूज ऑफ मेडिकल जर्गन्स यानी कि कुछ मेडिकल टर्म्स का अगर आप यूज करोगे तो उसकी वजह से हो सकता है, स्टीरियोटाइपिंग और बायसेस, यानी कि एक तरफ आप सिर्फ देख रहे हो, सिक्के का एक पहलू देख रहे हो, दूसरा नहीं देख रहे, उसकी वजह से हो सकता है। इमोशनल ब्लॉक्स यानी कि एंजाइटी और फियर की वजह से पेशेंट खुल के बात ही नहीं कर रहा है, बोल ही नहीं रहा है, डर रहा है, तब आपको दिक्कत होगी। एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस है, नॉइस है, या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो कुछ और तरीके का एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंडी है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो उससे भी होगा प्रॉब्लम। नेक्स्ट फिर है डिफेंसिव बिहेवियर, यानी कि खुद को बचाने वाला ऐसा बिहेवियर कि हमेशा खुद की बात मतलब बचाए कोई भी पर्सन, तो आप नहीं कम्युनिकेट कर पाओगे। इनएप्रोप्रिएट सेल्फ डिस्क्लोजर, यानी कि खुद की बातों को सही से नहीं बता रहा है, रुक जा रहा है, कहीं पर स्टॉप हो जा रहा है, तब प्रॉब्लम होगी। लैक ऑफ एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग, अब आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो बात को उसकी, पेशेंट की, आप एम्पैथी शो ही नहीं कर रहे हो, तो पेशेंट आपसे नहीं बताना चाहेगा अपनी बातों को। तो ये था हमारा पूरा वीडियो थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप पे कम्युनिकेशन हमने पढ़ा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।